Hello student, today I am going to teach you history chapter 2 colonization of India part 4। इसके पिछले पार्ट में आपने पढ़ा था कि कैसे अंग्रेज़ों ने बंगाल तथा मैसूर को अपने कब्जे में ले लिया। आज पढ़ेंगे कि कैसे उसने आगे और भी क्षेत्रों पे कब्जा जमाया, कैसे मराठाओं को हराया। तो सबजुगेशन ऑफ द मराठाज, जो मराठाज थे तो इनके बीच में युद्ध होते ही रहता था। मतलब कि इनके अंदर ही अंदरूनी युद्ध होता था। मराठाज आपस में ही लड़ते रहते थे। मराठाज मुखिया जो थे वो आपस में ही अपने आप को ज़्यादा पावरफुल साबित करने के लिए लड़ते रहते थे। और इस डिसयूनिटी का, यानी कि जब एकता ही नहीं रहेगी, अगर एक रहेंगे, एकता में ही तो बल होता है, यदि एक नहीं रहेंगे तो उसे कोई भी आसानी से हरा सकता है। तो इस डिसयूनिटी के कारण ब्रिटिश ने उनके मामले में, उनके इंटरनल जो अफेयर्स थे, अंदरूनी जो मामले थे मराठाओं के, तो उनमें इंटरफेयर किया और इसके कारण एंग्लो मराठा वार हुआ 1775 से 1818 तक। तो फर्स्ट टू एंग्लो मराठाज वार, ब्रिटिश जो थे वो कोई भी, मतलब फर्स्ट मराठाज वार यानी कि 1775 से 1782 के बीच जो युद्ध हुआ था, तो उससे कुछ भी उनको लाभ हासिल नहीं हुआ था, कुछ भी प्रॉफिट नहीं हुआ था, कुछ भी गेन उन्होंने नहीं किया था। लेकिन सेकेंड मराठा वार जो कि 1803 से 1806 तक हुआ था, तो वे जो थे मराठा मुखिया को, जो मराठा मुखिया थे, तो उनको कमज़ोर करने में और उनको आइसोलेट करने में सफलता हासिल की। यानी कि जो मराठा मुखिया जो थे वो आइसोलेट हो गए, डर के कहीं छिप गए। तो ब्रिटिश पैरामाउंटेशी बिफोर थर्ड मराठाज वार, थर्ड मराठाज वार के पहले ब्रिटिश के जो पैरामाउंटेशी थी वो ज़्यादा ही थी। ब्रिटिश जो थे उन्होंने अमृतसर में संधि की थी, समझौता किया था। किसके साथ? तो रंजीत सिंह के साथ। और ये 1809 में हुआ था, जो कि रंजीत सिंह जो थे वो पंजाब के रूलर थे। तो रंजीत सिंह जो और ब्रिटिश जो थे दोनों एग्रीड हो गए, दोनों सहमत हो गए कि वेस्ट और ईस्ट बैंक ऑफ सतलज के जो है, मतलब कि वेस्ट तक और जो सतलज का जो ईस्ट बैंक है, तो वहाँ तक उन दोनों के बीच में समझौता हुआ कि वहाँ से कोई भी, दोनों में से कोई भी आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करेगा। तो लॉर्ड हेस्टिंग जो कि गवर्नर जनरल था 1813 से 1823 तक, तो वो बहुत सारे इंडियन स्टेट को अपने डायरेक्ट ब्रिटिश कंट्रोल में ले आया सब्सिडरी अलायंस के तहत। तो ब्रिटेन जो था, ब्रिटेन का इंडियन टेरिटरीज एक्सपेंडेड जो था वो नेपाल की ओर भी, मतलब कि ब्रिटेन जो थे इंडिया में, तो अपने इंडिया के क्षेत्रों को तो वो जीत ही रहे थे, तो उनका नेपाल की ओर भी कदम बढ़ने लगा था, जो कि नेपाल, जो कि लैंड ऑफ गुरखाज है। तो बार बार जो है वो युद्ध होता था। एंग्लो गुरखा वार 1814 से 1816 के बीच में एंग्लो गुरखा वार हुआ, जो कि बार बार उनके सीमा संबंधी जो नियम थे उनको तोड़ने के कारण हुआ, अंग्रेज़ों के द्वारा तोड़ने के कारण ये वार हुआ। तो इसमें गुरखा जो थे वो हरा दिए गए और उनके जो प्रोविंसेस थे, प्रांत थे, गढ़वाल और कुमाऊँ, तो उनको जीत लिया गया। जहाँ पे ब्रिटिश जो था बाद में हिल स्टेशन बनाया, जैसे कि अल्मोड़ा, मतलब उनको ही जीतने के बाद अल्मोड़ा, नैनीताल, मसूरी, शिमला जैसे हिल स्टेशन बनाए। तो गुरखा जो थे वो सिक्किम से भी हट गए और उन्होंने ब्रिटिश रेसिडेंट को एक्सेप्ट कर लिया। और ये नेपालीज कैपिटल काठमांडू, जो कि नेपाल का जो कैपिटल का काठमांडू है, तो वो वहाँ वो उसको ब्रिटिश रेसिडेंट के तौर पर उन्होंने मान लिया और सिक्किम से भी वो हट गए।
मतलब कि हर जगह पे वो ब्रिटिश से हार मानते गए। तो इसके बाद गोरखा जो थे, गोरखा को लार्ज नंबर में कंपनी के फोर्सेस में शामिल किया जाने लगा, क्योंकि गोरखा जो होते हैं बहुत ही बहादुर होते हैं, युद्ध में जल्दी उन्हें कोई हरा नहीं पाता है। तो राजपूताना चीफ जो था, तो वो सब्सिडरी ट्रीटीज़ पे, यानी जो सब्सिडरी जो संधि थी उस पे उनको फोर्स किया गया, राजपूताना को फोर्स किया गया कि वो उस पर साइन करे। और इस प्रकार जो थर्ड जो मराठाज वार था, थर्ड मराठा वार हुआ। और ब्रिटिश जो थी इसके बाद सुप्रीम पावर इंडिया में, मतलब सुप्रीम पावर बनकर, यानी कि प्रमुख पावर बनकर इंडिया में उभरी। तो थर्ड मराठा वार कब से कब तक हुआ था? 1817 से 1818 तक हुआ था, जिसके जब ये तब हुआ जब पेशवा बाजीराव सेकंड जो थे, तो उन्होंने मराठा चीफ को ब्रिटिश के खिलाफ जब एकत्रित करने का प्रयास किया, तब ये मराठा वार हुआ, थर्ड मराठा वार। और बाजीराव जो थे इस युद्ध में हार गए और उन्हें अपने पद से हटा दिया गया और उनके पेंशन को बंद कर दिया गया और कानपुर के नियर बिठूर जेल में उन्हें रखा गया, बिठूर भेज दिया गया। और उनके जो ऑफिस था उसको भी अबोलिस्ट कर दिया गया, उसको बर्बाद कर दिया गया। और सतारा का जो स्टेट था, जो कि बाजीराव की टेरिटरीज थी, तो वो सब, और मतलब जो शिवाजी के जो उत्तराधिकारी जो थे, तो उनके अंदर में थी। तो ये सब जो थे, मतलब कि सारे लोग जो थे सब्सिडरी अलायंस के साथ साइन कर लिए, मतलब कि सब्सिडरी अलायंस के साथ सबका समझौता हो गया। और जिनका समझौता नहीं हुआ तो उन्हें उसकी सज़ा मिली, उनका पेंशन रोक दिया गया, उन्हें पैसे देने बंद कर दिए गए, डिपोज कर दिया गया, उनके अपने पद से हटा दिया गया। तो रेसिस्टेंस ऑफ ब्रिटिश पैरामाउंटेसी, तो ब्रिटिश पैरामाउंटेसी का, यानी कि जो ब्रिटिश जो सुप्रीम पावर जो बनकर उभर रही थी, तो ब्रिटिश शक्ति का प्रतिरोध। तो कभी कभी जो छोटे जो किंगडम्स थे, छोटे राज्य, तो उन्होंने भी ब्रिटिश पैरामाउंटेसी के खिलाफ आवाज़ उठाई और वो भी नहीं चाहते थे कि ब्रिटिश जो हैं वो इंडिया में रहें, उनके क्षेत्र में कब्जा करें। तो एग्जाम्पल के लिए रानी चेन्नम्मा, जो कि किटूर की क्वीन थी, किटूर यानी ये कर्नाटका में है, तो वो ब्रिटिश के खिलाफ लड़ती हैं और उनके किटूर एनेक्सेशन को रोकने के लिए, यानी कि किटूर पे जीत को रोकने के लिए अंग्रेज़ों के साथ युद्ध करती हैं और बाद में वो कैप्चर कर ली जाती हैं और उनको जेल भेज दिया जाता है 1824 में। और प्रिजन में ही, जेल में ही 1829 को वो डेथ कर जाती हैं। तो उनकी जो लॉयल लेफ्टिनेंट थी, वफादार जो लेफ्टिनेंट थी रेन्ना, ये संगोली की थी, तो इन्होंने लड़ाई को जारी रखा और तब तक लड़ी जब तक कि वो पकड़ी न गई। बाद में उन्हें 1830 में उनको फांसी की सज़ा दे दी गई। तो यह सब जो है, महिलाओं का भी उतना ही योगदान रहा है जितना कि पुरुषों का। महिलाएं भी उस टाइम बहुत ही बहादुर हुआ करती थीं, आज भी हैं। तो ऐसी इतिहास में महिलाएं हैं जिन्होंने अंग्रेज़ों के साथ बड़ी ही वीरता के साथ युद्ध किया और भले ही वो हार गईं, लेकिन इतिहास उन्हें याद रखता है आज भी और उनके इस योगदान को कभी भूलेगा भी नहीं। तो एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया एंड बियॉन्ड, ये तो आपने इसके पहले पढ़ा कि कैसे अंग्रेज़ों ने बंगाल को जीता, उसके बाद बंगाल से बाहर जैसे मैसूर, मराठास, नेपाल के पास तक उन्होंने कैसे जीत हासिल की, अपने क्षेत्र का विस्तार किया। अब कैसे उन्होंने इंडिया के बाहर अपने शासन को फैलाने की कोशिश की। तो सबसे पहले इसमें आता है अफ़गानिस्तान एंड सिंध, मतलब कि इंडिया और इंडिया के बाहर कैसे उसने अपने शासन को फैलाने की कोशिश की। एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया एंड बियॉन्ड, तो अफ़गानिस्तान एंड सिंध। तो इन 1830 में रशियन अटैक से इंडिया जो था वो डर गया था
जो कि अफ़गानिस्तान के थ्रू रशियन अटैक होता था। तो ब्रिटिश इसके कारण अफ़गानिस्तान के इंटरनल अफेयर्स में, जो अंदरूनी जो मामले थे अफ़गानिस्तान के, उसमें इंटरफेयर करना स्टार्ट कर दिया। इसका रिज़ल्ट ये हुआ कि एंग्लो अफ़गान वार हुआ 1838 में और 1842 में। अफ़गान जो थे वो बहुत उन्होंने स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंट दिखाया, उन्होंने विरोध किया इस युद्ध में, वो बहुत बहादुरी से लड़े। और ब्रिटिश जो थे वो अफ़गानिस्तान के ऊपर अफ़गानिस्तान को अपने डायरेक्ट कंट्रोल में लाने से असफल हो गए। और इसके बाद असफल होने के बाद उन्होंने सिंध को जीत लिया 1843 में, और उसके बाद उन्होंने पंजाब को भी टारगेट में ले लिया। तो रंजीत सिंह के डेथ 1839 में हुई। और इसके बाद रंजीत सिंह के डेथ के बाद ब्रिटिश ने पंजाब के मामलों में इंटरफेयर करना प्रारंभ कर दिया। इसके कारण 2 एंग्लो सिख वार हुए 1845 से 1849 के बीच में। तो सिख जो थे, सिख डिफीट किए गए, हार गए। और ब्रिटिश जो था लॉर्ड डलहौजी के अंडर में था। लॉर्ड डलहौजी जो था वो 1848 से 1856 तक गवर्नर जनरल था। तो उसके अंडर में 1849 में पंजाब को जीत लिया गया। तो लोअर बर्मा, अब नेक्स्ट है लोअर बर्मा। तो एनेक्सेशन ऑफ लोअर बर्मा, यानी कि लोअर बर्मा पे अंग्रेज़ों की जीत कब हुई? 1852 में। इसके कारण ब्रिटिश जो थे वो बे ऑफ बंगाल के ईस्टर्न कोस्ट पे डायरेक्ट कंट्रोल उनका हो गया। डलहौजी की एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज, जो डलहौजी की विस्तारवादी नीति जो थी वो क्या थी? तो जो क्विक एक्सपेंशन था, बहुत जल्दी से जो ब्रिटिश ने, अंग्रेज़ों ने अपने क्षेत्र का विस्तार किया था मिड 19th सेंचुरी के आसपास। तो ये सिर्फ लॉर्ड डलहौजी थे, उनकी पॉलिसीज़ के कारण ही हुआ था। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो पॉलिसी थी, ये डलहौजी के द्वारा ही ये पॉलिसी लागू की गई थी। और इसके अनुसार जो भी स्टेट का जो रूलर्स होता था, यदि वो बिना किसी नेचुरल हायर के, बिना किसी उत्तराधिकारी के, वो अगर वो मर जाता था तो उसका जो राज्य होता था वो अंग्रेज़ों को चला जाता था। और उनके जो अडॉप्टेड सन थे, अडॉप्टेड सन को, यानी कि यदि किसी राजा का कोई पुत्र नहीं होता था तो किसी बच्चे को गोद ले लेता था, तो उस गोद लिए हुए बच्चे को उस शासन का राजा नहीं बनाया जाता था। यानी कि जिस राजा का अपना पुत्र होगा उसको राजा बना दिया जाएगा, लेकिन यदि उसका अपना पुत्र नहीं होगा तो उसे गद्दी से, उसके मरने के बाद उसका जो शासन था वो अंग्रेज़ अपने कब्जे में ले लेते थे। और इसी के तहत सतारा 1848, संबलपुर 1849, उदयपुर 1852, नागपुर 1853 एंड झांसी 1854, ये सब इसी पॉलिसी के तहत ये सारे जो शासन, ये जो सारे जो राज्य थे ये हड़प लिए गए अंग्रेज़ों के द्वारा। और इस प्रकार से अंग्रेज़ों ने बड़ी जल्दी से इंडिया के जो कई जो टेरिटरीज़ थे, कई जो राज्य थे, उसको अपने कब्जे में ले लिया। तो झांसी के बारे में तो सब कोई जानते हैं। झांसी की रानी, जिन्होंने एक बच्चे को, जिनका अपना कोई पुत्र नहीं था, और शासक भी जो उनके जो हस्बैंड थे तो वो भी डेथ कर गए थे, तो उन्होंने एक बच्चे को गोद लिया था झांसी की रानी ने। तो उस गोद लिए हुए बच्चे को अंग्रेज़ों ने उस राज्य का शासक मानने से इनकार कर दिया था। तो झांसी की रानी ने उनके विरुद्ध युद्ध किया। हालांकि वो बहुत ही बहादुरी से युद्ध उन्होंने किया, लेकिन अंत में उन्हें हारना पड़ा। लेकिन हारने के बाद भी अंग्रेज़ जो थे, हारने के बाद भी अंग्रेज़ लोग डर गए। तो उनके मारने के बाद भी वो डर रहे थे कि कहीं वे जीवित तो नहीं है, क्योंकि झांसी की रानी ने इतनी ज़्यादा
मार काट मचाई थी, इतनी ज़्यादा अंग्रेज़ों के अंदर भय पैदा कर दिया था। नेक्स्ट टॉपिक है एबॉलिशन ऑफ पेंशन एंड टाइटल्स। तो डलहौजी ने टाइटल और पेंशन्स जो थे, यानी कि जो चाइल्डलेस जो इंडियन रूलर्स थे, यानी कि वो इंडियन रूलर्स जिसके बच्चे नहीं थे, तो उनको पेंशन और टाइटल्स दोनों को छीन लिया और उनके टेरिटरीज पे अधिकार कर लिया। तंजौर और कर्नाटक जो थे, इसी वजह से इस पे अधिकार हो गया अंग्रेज़ों का। जब पेशवा बाजीराव सेकेंड डेथ कर गए तो पेंशन जो था उनके जो अडॉप्टेड सन थे नाना साहेब, तो उनको रोक दिया गया, उनको पेंशन देने से मना कर दिया गया। और ब्रिटिश का ये भी इरादा था कि वो मुग़ल एम्परर जो कि बहादुर शाह सेकेंड के बाद जो भी मुग़ल एम्परर बने, उनका टाइटल को नष्ट कर दिया जाए। तो अदर प्रीटेक्स्ट क्या है, डलहौजी जो था सिक्किम के एक पार्ट पे 1850 में वो कब्ज़ा कर लिया। क्यों कब्ज़ा कर लिया? क्योंकि वहाँ का जो रूलर थे, सिक्किम के जो रूलर थे, वो कंपनी के सर्वेंट के साथ मिसबिहेव किया था, इल ट्रीट किया था, मतलब अच्छे तरीके से वो ट्रीट नहीं किया था, उसको रेस्पेक्ट नहीं दिया था। रेस्पेक्ट नहीं देने के कारण सिक्किम जो था, सिक्किम उसको डलहौजी ने अपने कब्जे में कर लिया था। उसने निज़ाम ऑफ हैदराबाद को भी सरेंडर करने पे मजबूर कर दिया, क्योंकि निज़ाम ऑफ हैदराबाद जो था वो फाइनेंशियल जो थे, जो भी पैसे वगैरह जो उसको चुकाने पड़ते थे अंग्रेज़ों को, तो वो देने में सफल नहीं हो पाया था, वो उनको देने में असफल हो गया था। इस वजह से उसे भी सरेंडर करना पड़ा और अपने राज्य को अंग्रेज़ों को सौंपना पड़ा। तो कंपनी जो थी, कंपनी ने अवध को 1856 में अपने कब्जे में ले लिया। क्यों कब्जे में ले लिया? क्योंकि कंपनी ने ये प्रीटेक्स्ट किया कि वो जो है अवध जो है वहाँ पे बैड गवर्नमेंट है, अच्छी सरकार नहीं है, वो मैल एडमिनिस्ट्रेशन है, यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेशन व्यवस्था जो है, प्रशासन व्यवस्था जो है वो अच्छे से नहीं चला पा रही है। और इसके बल पे ये कहकर और अवध को अपने कब्जे में ले लिया। इस तरह अंग्रेज़ों ने धीरे धीरे पूरे इंडिया को अपने कब्जे में ले लिया और इंडिया को कॉलोनाइज कर लिया। अब इंडिया पे कब्जा वो करने लगे। कहाँ उन्होंने व्यापार से स्टार्ट किया था और कहाँ उन्होंने पूरे इंडिया पे ही अधिकार कर लिया। ये है इंडिया 1857 का इंडिया। तो इसमें जो है जो क्रॉस लगा हुआ है, तो ये है डलहौजी के द्वारा जीता हुआ क्षेत्र है। यहाँ डलहौजी के द्वारा जो कि ये रेड लाइन जो है ये पहले का इंडिया है। ये ब्रिटिश इंडिया का है। ब्रिटिश इंडिया मतलब अंग्रेज़ों ने जहाँ तक जीता था इंडिया को, वहाँ तक का है ये जो रेड लाइन है ब्रिटिश इंडिया का। अंग्रेज़ों ने यहाँ तक इंडिया के इतने सारे पार्ट को जीत लिया था। और ये जो है ये डार्क जो आप देख रहे हैं, डार्क शेडेड, तो ये वो इंडियन स्टेट हैं जिन्होंने सब्सिडरी अलायंस को, यानी कि जो गठबंधन की जो शर्तें थी, तो उन सबको उन्होंने एक्सेप्ट किया था इस जगह पे। ये जो आप डार्क शेड देख रहे हैं, तो यहाँ के शासकों ने सब्सिडरी अलायंस को एक्सेप्ट किया था। ये था का चैप्टर 2 हिस्ट्री का, और ये ख़त्म होता है।